हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? देखिए, जो सर्वनाम शब्द है वो सर्व प्लस नाम से मिलकर बना हुआ है और सर्वनाम का अर्थ होता है सब। जिसमें कि देखिए, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। आप लोगों को पता होगा सभी नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया है। अतः वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पर या फिर क्रमानुसार संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है मैं, तुम, यह, वह आदि। उदाहरण के लिए, राम बाजार गया है, राम 9 बजे आएगा, राम भोजन करके कॉलेज चला जाएगा। यदि यहाँ राम शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसे देखिए, राम बाजार गया है, राम की जगह लिख देंगे कि वह 9 बजे आएगा और भोजन करके वह चला जाएगा। तो ये क्या लग रहा है? और ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है। इस प्रकार से संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक के रूप में वक्ता स्वयं के लिए मैं आदि सर्वनामों का प्रयोग करता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम हो गया मैं, इसे बोलते उत्तम पुरुष। इस वाक्य में वक्ता ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। इन वाक्यों में तू, तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष में देखिए, वक्ता या लेखक श्रोता पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए, वे कौन है, यह कलम है, वह दुष्ट है, ये बंदर है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन वाक्यों में वे, वह, यह ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिन विशेष उत्तम पुरुष मैं की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द अस्मत् के तृतीय रूप मया से हुई है। कुछ व्याकरणों में मैं की उत्पत्ति इस प्रकार मानी जाती है। मया संस्कृत का शब्द है, फिर मय प्राकृत, उसके बाद मई अपभ्रंश, उसके बाद आया है मैं। ठीक है, ये इसका विकास क्रम है। देखिए, लिखा है मैं शब्द का संबंध अहम से माना जाता है। मैं के विकारी रूप मुझ की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द महा से हुई है तथा मेरा की उत्पत्ति संस्कृत के षष्ठी रूप मम से हुई है। जिस प्रकार मैं का संबंध मया से है उसी प्रकार मध्यम पुरुष तू का संबंध संस्कृत के त्वया से माना जाता है। देखिए, लिखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम में शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना, यानी पूछ रहा है कौन जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में वाक्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है या किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो। देखिए, लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों से किसी भी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन सर्वनामों में किसी भी संज्ञा की निकटता या दूरी का बोध होता है। किसका बोध होता है? किसी भी संज्ञा की निकटता या दूरी का। उदाहरण के लिए, यह हमारी कलम है, तो कहीं ना कहीं समीप बोधक सर्वनाम है कि यह किसकी कलम है, किसका पेन है, हमारा पेन है। ठीक है। मैंने केला नहीं खाया,
क्योंकि वह सड़ा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दूरी बोधक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि वह सड़ा था, तो ये वह जो है ये क्या हो जा रहा है, दूरीवाचक या दूरी बोधक को डिनोट कर रहा है। देखिए लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी भी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कर्मेंद्र ने आज कुछ भी नहीं खाया, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है कि कोई आया है, तो इसको तो पता नहीं है कौन आया है, कोई आया है। देखिए निजवाचक सर्वनाम, वक्ता जहां अपने लिए आप शब्द या अपने आप शब्द का प्रयोग करे वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह काम मैं आप कर लूंगा या मैं अपने आप कर लूंगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है विशेष, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां यह निजवाचक होता है। जैसे ध्यान रहे वचन और लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में रूपांतरण होता है, अर्थात उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, किंतु संज्ञा शब्दों की भांति लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में विकार नहीं आता। जैसे कि निजवाचक आप या तुम या तू का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। निजवाचक शब्दों जैसे कि आप या तुम का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल, जैसे देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उपरोक्त वाक्य में आप एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, किंतु इसे यदि इस प्रकार से लिखा जाए कि यह कार्य आप ही कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक शब्द के रूप में आपका प्रयोग हुआ है कि आपको ही करना है। ठीक है, विशेष सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, क्योंकि किसी को पुकारते समय हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही पुकारते हैं, सर्वनाम के द्वारा कभी किसी को नहीं पुकारा जाता है। अब देखिए विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उनकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए जया सुंदर है, फिर है कलम लाल है, घोड़ा काला है, महेंद्र कमजोर है। देखिए लिखा है इन उदाहरणों में सुंदर, काला, लाल, कमजोर ये सब क्या है, विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात विशेषता इज इक्वल टू विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। याद रखिए विशेषता जो होती है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए कच्चे फल मत खाओ, तो ये फल क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। फल क्या हो जाएगा, विशेष्य। कच्चे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है विशेष्य या विशेषण, तो इसके अंतर्गत विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है, जैसे काली गाय। ठीक है, विशेषण संबंध विशेष्य। ठीक है, काली गाय, तो ये क्या हो जा रहा है, विशेषण जो हो रहा है विशेष्य के साथ उसके पहले आ रहा है। विशेष्य गाय है, काली क्या है, विशेषण है, लेकिन ये पहले आ रहा है, तो इसे बोलते हैं विशेष्य विशेषण, यानी विशेष्य से पहले विशेषण। और एक होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में होता है कि इसके अंतर्गत विशेषण विशेष्य के बाद विधेय के साथ रहता है। जैसे लड़की अच्छी है, तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं जो विशेषण है वो बाद में आया, और जो हमारा विशेषण है वो बाद में आया, और विधेय क्या हो गया, पहले आ गया, यानी कि ऊपर वाले से ये उल्टा है। ठीक है, एक होता है विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं। पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा भाव शूरवीर, दूसरा कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा इत्यादि। फिर है अगला पिछला, नया पुराना, फिर उसके बाद है ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। ये सभी क्या हो जा रहे हैं, गुणवाचक विशेषण कहला रहे हैं। क्यों, क्योंकि इससे किसी का गुण या दोष का पता चल रहा है। देखिए गुणवाचक विशेषण में किसी के आकार को भी ले सकते हैं, जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा नीचा, ठिगना, चौड़ा इत्यादि। समय भी ले सकते हैं, जैसे प्रातःकालीन, सायंकालीन। फिर है मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक। ये क्या हो जाएगा बताइए,
गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर देखिए दशा जैसे कि स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। फिर रंग लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद इत्यादि। अब देखिए परिणामवाचक विशेषण जिन जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध हो, यानी नाप तौल का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक विशेषण, यानी जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। कहीं ना कहीं ये इसके परिमाण को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। इससे क्या बोध हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। तो संख्या का बोध हो रहा है तो सिंपल है कि संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो होते हैं वो निश्चित संख्या को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर देखिए अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा कि जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़े आदमी, कुछ रुपए इत्यादि। विभाग बोधक, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उसे विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े इत्यादि। अब देखिए लिखा है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम है जो कि संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ लिखा है वह लड़का बदमाश है। ठीक है, तो यहाँ पर वह का जो प्रयोग हो रहा है इसको इस वजह से ये क्या हो जा रहा है? सार्वनामिक विशेषण कहला रहा है। ठीक है, फिर देखिए वह नेता विधायक है। फिर है इस परीक्षार्थी ने नकल की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम जो कि बिना रूप बदले मौलिक रूप में संज्ञा के पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वह मेरी टाई है, कोई बच्चा आवाज दे रहा है, यह मेज साफ है। ठीक है, तो यहाँ पर वह, यह और कोई मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। याद रखिएगा ऐसे सर्वनाम जो कि बिना रूप बदले मौलिक रूप में संज्ञा के पूर्व आ जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के पूर्व आ जाते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यह मेज साफ है, तो ये मेज से पहले आया, मेज था संज्ञा, मेज क्या था? संज्ञा था। मेज क्या था? संज्ञा था, और यह उसके पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम जिनके रूप बदलकर संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा कुर्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो ये सर्वनाम क्या हो जा रहे हैं? रूप बदल के संज्ञा की विशेषता का बोध करा रहे हैं। कैसा कपड़ा चाहिए, जैसा काम वैसा दाम। देखिए अब देखिए अब हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, तो क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार वे बदलते रहते हैं। जैसे देखिए धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया सामान्य रूप में बन जाता है, जैसे पढ़, और उसमें ना धातु जब जोड़ेंगे तो पढ़ना बन जाएगा। वैसे ही लिखना हो जाएगा, चलना हो जाएगा।
अब देखिए क्रिया के भेद पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से क्रिया के भेदों को दो आधारों पर बांटा गया है। देखिए एक होता है रचना की दृष्टि से, एक देखिए रचना की दृष्टि से तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि उस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा। नाम से भी स्पष्ट है, सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए कंजिका चित्र बनाती है, कर्णिका नृत्य करती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि बेसिकली जिस क्रिया का बोध हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में बनाना और करना क्रिया का जो फल है वो क्रमशः चित्र और नृत्य पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? ये जो क्रिया है बनाना और करना, इसका जो है वो फल बेसिकली किस पर पड़ रहा है? चित्र पर पड़ रहा है। बनाती है, क्या बनाती है? चित्र बनाती है। करती है, क्या करती है? नृत्य करती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। फिर देखिए अकर्मक क्रिया, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति हंसती है, तो यहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही है। हंसता है, कौन हंसता है? तो रति हंसती है। गाती है, कौन गाती है? तो जिगीषा गाती है। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद निम्न प्रकार के हैं। पहले संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसे कि रमणी सो चुकी, रेखा सोने लगी, वह घर पहुंच गया। उपरोक्त वाक्यों में सो चुकी, सोने लगी, पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया की यह विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी जो है उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। याद रखिएगा फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है? मेन होता है, और सेकेंड वाला जो होता है बेसिकली वो सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए सहायक क्रिया, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती है उसे सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सापेक्ष आया है, तो यह मुख्य क्रिया आया जो है तथा सहायक क्रिया यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा आया ये तो मुख्य क्रिया हो गया, लेकिन है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर देखिए नाम बोधक क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भस्म करना। भस्म करना क्या है? एक संज्ञा क्रिया है। दुखी होना, निराश होना एक विशेषण क्रिया है। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा? नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं है। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए उसने पढ़कर भोजन किया। पढ़कर कहीं ना कहीं एक पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे पढ़ने की क्रिया पूर्णता के साथ ही भोजन करने की क्रिया शुरू होती है। इसमें क्या होता है ना पूर्वकालिक क्रिया में कि बेसिकली एक क्रिया को हम पूरा करते हैं और दूसरे क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए उसने कहीं ना कहीं क्या है, पहले तो पढ़ाई कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया? भोजन कर लिया। तो यहाँ पर जो पढ़ा उसने वह पूर्वकालिक क्रिया है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व में घटने वाली क्रिया। अब देखिए क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्रिया क्या होता है? जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है तब वह क्रियार्थक संज्ञा क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, तो टहलना यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है। फिर प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को उसको करने की प्रेरणा दे रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखा है अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक यहाँ पर प्रेरणार्थक है, ठीक है, लेकिन पुस्तक किससे पढ़वाई है? छात्रों से। अब देखिए हिंदी में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य में रचना और उसके अर्थ। ठीक है, हम लोगों को जैसे पता है कि वाक्य में रचना और उसके अर्थ का विशेष महत्व है, अतः प्रमुख रूप से वाक्यों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। पहला करते हैं रचना के आधार पर। तो हम सबको पता है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य को तो साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली
कि एक ही उद्देश्य होता है तथा क्या होता है, एक ही विधेय होता है। ठीक है, जैसे देखिए श्याम खाता है, यहाँ पर बेसिकली उद्देश्य हो जा रहा है खाना, और जो कह मतलब कि जो विधेय हो जा रहा है वो हो जा रहा है हमारा श्याम। ठीक है, एक ही कर्ता होता है, कर्ता क्या है, उद्देश्य है, और एक ही क्रिया होता है, क्रिया क्या है, विधेय है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण या सरल वाक्य। फिर हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य भी बहुत इजी होता है। मिश्र वाक्य में बेसिकली क्या होता है कि एक साधारण वाक्य होता है और उसके अधीन ही दूसरा वाक्य जो होता है वह क्या होता है, उस पर आश्रित होता है। जैसे देखिए श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, तो इस वाक्य में श्याम ने लिखा है ये क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, और उस पर आश्रित उपवाक्य हो जाएगा कि वह कल आ रहा है। अब देखिए लिखा है संयुक्त वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयवों के द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह लखनऊ गया और शॉल ले आया। इस वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं और संयोजक के द्वारा जुड़े हैं, अतः संयुक्त वाक्य है। जैसे देखिए संयुक्त वाक्य मैंने पहले बताया कि वह क्या होते हैं, संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक अवयव क्या हो सकते हैं, संयोजक अवयव हो सकते हैं जैसे और हो गया, एवं हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए या हो गया। देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछेगा तो बताएंगे 8। ठीक है, कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबसे पहला विधिवाचक वाक्य, तो वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उसे बोलते हैं विधिवाचक वाक्य। जैसे देखिए उदाहरण के लिए श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई कार्य हो रहा है। फिर निषेधवाचक वाक्य में साफ साफ नाम से स्पष्ट है कि इसमें किसी भी कार्य के न होने अथवा इनकार किए जाने का बोध होता है, इसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे राम नहीं पढ़ता है, मैं यह कार्य नहीं करूंगा। अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो। देखिए अब है विस्मयवाचक वाक्य, जिनसे किसी भी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख या आश्चर्य का बोध होता है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर संदेहवाचक में किसी भी प्रकार की संदेह या भ्रम की स्थिति वाला वाक्य, जैसे कि देखिए महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, यह भ्रम में है, कहीं ना कहीं संदेह में है, वो कंफ्यूज है, उसे पता नहीं है श्योर कि मनोज जो है वो महेश जो है वो पढ़ा लिखा है या नहीं। अब देखिए इच्छावाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आप जीवन में उन्नति करें, तो ये क्या हो जा रहा है, हम अपनी इच्छा से उसे क्या बोल रहे हैं, अपनी कामना प्रकट कर रहे हैं। फिर देखिए संकेतवाचक वाक्य में जिससे किसी भी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है, जैसे कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है कि सफल होने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। और फिर ये है प्रश्नवाचक वाक्य, तो मैंने बोला ना प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो वह क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि आपका नाम क्या है। अब देखिए कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना कि ये सारा जितना एमसीक्यूज है भाषा, हिंदी भाषा से रिलेटेड, वो सारा कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।